हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में सफल हों, यही मेरी मनोकामना है। तो आज हम बात करते हैं पृथ्वी की संरचना और उसकी क्या स्वरूप है और पृथ्वी की संरचना किस प्रकार की है। पीछे वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि ब्रह्मांड जो है वो किस प्रकार उद्भव में आया और उसकी उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत था वो सर्वमान्य माना गया। उसके जो सिद्धांतकार थे वो कौन कौन थे और किसके द्वारा ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या मत थे वो दिए गए थे। ठीक है, तो ब्रह्मांड में कौन सी चीज़ें थी, ठीक है, कौन कौन सी वस्तुएं थी जिनसे मिलकर के ब्रह्मांड बना था और कौन सा सर्वमान्य सिद्धांत था जिसके स्वरूप ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी। उसमें हमने ब्रह्मांड में सौरमंडल पढ़ा था। सौरमंडल के मध्य में सूर्य बताया गया था आपको। ठीक है, सूर्य बताया कि सौरमंडल के मध्य में सूर्य है। उसके बीच में भी हमने डिस्कस किया था कि इसके चारों तरफ ग्रह उपग्रह ये सारे परिक्रमा जो है वो कर रहे थे। सौरमंडल के मध्य में सूर्य, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। ये बातें हमने सारी डिस्कस कर ली। हमने 8 ग्रह भी पढ़े थे। ठीक है, सौरमंडल में कितने ग्रह पढ़े थे? 8 ग्रह हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारा सौरमंडल है वो ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं, इन सब से मिलकर बना हुआ है। तो हमने एक एक चीज़ को विस्तारपूर्वक पीछे वाले सेशन में पढ़ा था, डिस्क्राइब किया था कि कौन सी चीज़ों को क्या क्या कहा गया था और उनके जो ग्रह थे उनके विस्तृत अलग से नाम क्या दिए गए थे और उनमें क्या क्या मुख्य विशेषताएँ थी। ठीक है, तो ये देख लिया था। इन्हीं में हमने पढ़ा था कि ग्रह 8 ग्रह थे। इन ग्रहों में एक हमारा ग्रह है जिसका नाम पृथ्वी है। ठीक है, एक ग्रह है जिसका नाम पृथ्वी है, जो कौन से सूर्य से कौन से नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, और आज हम इस पृथ्वी जो ग्रह था इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार ये पृथ्वी जो ग्रह था इसकी बनावट थी, किस प्रकार इसकी जो संरचना थी, किस प्रकार इसकी जो आकृति थी वो देखने को मिलती थी। ठीक है, प्राचीन इसका स्वरूप क्या था और वर्तमान जो इसका स्वरूप किस प्रकार का है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी अगर हम बात करेंगे कि वर्तमान में तो हमें पता है कि दिशाएं किधर कौन सी दिशा है और किधर कौन सी है। आज उत्तर दक्षिण छोटे छोटे बच्चों से भी पूछ लो कि आज ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी, सभी को ज्ञात है। आप किस क्षेत्र से रहते हैं सभी बता देंगे कि हम इस क्षेत्र, इस गांव, इस जिले के, इस शहर के, इस कस्बे से रहते हैं। ठीक है, लेकिन प्राचीन समय में ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि प्राचीन अगर बात करते हैं तो उन बेचारे प्राचीन जो लोग थे उन बेचारों के पास ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी जिनसे वो यह बता सकें कि हम इस क्षेत्र विशेष से रहते हैं। हम आजकल कोई प्राचीन जो मूवी या फिल्में देखते हैं तो उनमें हमने देखा होगा कि प्राचीन जो आदिवासी क्षेत्रों की जो मूवी आती है उनमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुडम्बे हुआ करते हैं। आज भी वहाँ पर कुडम्बे हैं। मोस्टली जब राजस्थान के भ्रमण के लिए जाते हैं तो उदयपुर साइड के जब भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहाँ के जनजातियों का सर्वाधिक प्रभाव है, वहाँ सर्वाधिक जनजातियाँ निवास करती है। अगर हम उस क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के आज भी लोग कुडम्बे के नाम से जानते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें से वो पूछेंगे कि आप कौन से कुडम्बे से हो, यानी आप किस क्षेत्र और किस स्थान से निवास करते हो, आपकी जाति क्या है। इसी को आधार मान करके वो कुडम्बा का एक शब्द का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो प्राचीन समय में ऐसी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, कि कुडम्बे या छोटे छोटे कस्बे इस प्रकार हुआ करते थे। कोई क्षेत्र विशेष से कोई किसी को नहीं जानता था। कौन सी दिशा उत्तर है, कौन सी दक्षिण है, कौन सी पूर्व है और कौन सी पश्चिम है, उनको बिल्कुल यह ज्ञात नहीं था। धीरे धीरे वो डेवलप होते गए। उन्होंने अनुमानित आंकड़े के अनुसार जो ये वर्तमान में हम इन दिशाओं का जो बोध कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं, इनको इनके बारे में जानते हैं, तो इन्हीं के द्वारा दी गई थी। जो प्राचीन जो व्यक्ति थे इन्हीं के द्वारा एक अनुमानित संकल्प के द्वारा ये दिशाओं का निर्धारण किया गया था और इन्हीं को लेकर हम आज आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी दिशा कहाँ पर थी, कौन सी दिशा में कौन सा व्यक्ति निवास करता था। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी की गतियां हैं। पृथ्वी की गतियों के बारे में वैसे तो मैंने पीछे बता दिया था, लेकिन आज फिर थोड़ा सा इसका पृथ्वी के बारे में आ गया है तो पृथ्वी के बारे में पूरा डिस्कस कर लेंगे कि इसकी कितने प्रकार की गति हैं। तो मोस्टली मैंने आपको बता दी थी कि पृथ्वी जो है वो 2 प्रकार की गतियां करती है। एक को रोटेशन कहा जाता है, एक को रेवोल्यूशन कहा जाता है। उसके बारे में आज के विस्तारपूर्वक एक बार दोबारा फिर से आप यहाँ पर चर्चा कर लेंगे।
तीसरी और चौथी जो बात थी, चौथी बात में क्या कहे, पृथ्वी की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, गोल है, चपटी है या किस प्रकार है, कितनी झुकी हुई है, कितना इसका झुकाव केंद्र है, अक्ष के साथ कितना है, अक्ष किसे कहा जाता है, और कक्ष के साथ इसका झुकाव केंद्र क्या है, कितना है। ठीक है, इन बातों के बारे में विस्तारपूर्वक क्या है चर्चा करेंगे। पृथ्वी की उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है, पृथ्वी क्यों चपटी या दीर्घवृत्ताकार हमें दिखाई देती है, इसके पीछे का रीज़न देखेंगे। तो इसके पीछे भी रीज़न है कि पृथ्वी हमें दीर्घवृत्ताकार क्यों दिखाई देती है, यह सीधी गोल न दिखा के देकर गोल नहीं दिखाई देकर किस प्रकार की है, दीर्घवृत्ताकार है। तो इसके पीछे भी क्या है रीज़न है, वह कौन सा रीज़न है। इसके बाद में क्या है, कौन से अक्षांश और देशांतर है, वो एक अलग से टॉपिक है। तो ये करने के बाद क्या है, अक्षांश और देशांतर, एक ग्लोब बनेगा, एक ग्रिड बनेगा, जाल बनेगा, उसमें क्या है, कौन से अक्ष को क्या कहा गया है, कौन सा अश्व अक्षांश है, कौन सा चीक 43 पवने कहाँ चलती है, प्रचंड 50 कहाँ चलती है, वो इसके बाद में है। तो आज हम क्या है, पृथ्वी है उसके बारे में क्या है डिस्कस करते हैं। तो सर्वप्रथम हम टॉपिक डालते हैं कि पृथ्वी की संरचना और उसकी क्या है आकृति जो है किस प्रकार हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो हमने देखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति थी वो कब, 14.7 अरब वर्ष प्राचीन में मानी जाती थी। इसी प्रकार के पृथ्वी की उत्पत्ति है कभी न कभी तो हुई होगी, आज नहीं तो आज के हजारों अरबों सालों पहले क्या हुई थी। तो इसकी क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति क्या है, आज से लगभग कितनी 4.6 अरब वर्ष पूर्व में मानी जाती है। पृथ्वी जो वर्तमान स्वरूप देखने को मिला है ये आज का नहीं है, आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष प्राचीन से माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति क्या 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो हमें क्या है, कैसे पता चला, हमें क्या है कैसे पता चला कि इसकी उत्पत्ति आज न होकर इतने साल प्राचीन थी, क्योंकि उसमें कोई ऐसी विधाएं नहीं थी जिनसे यह ज्ञात किया जा सके कि कौन कितने वर्ष का है, किसकी उम्र कितनी है। ठीक है, तो क्या है उसमें कार्बन आइसोटोप प्रणाली थी। कार्बन मैंने आपको क्या है उसमें साइंस में बताया है कि कार्बन क्या है सार्वभौमिक तत्व है, कार्बन हर जगह पाया जाता है, यह क्या है सार्वभौमिक तत्व है। तो कार्बन 12 एक प्रणाली थी जिसे कार्बन आइसोटोप प्रणाली कहा जाता है। इसके द्वारा जो पृथ्वी की संरचना और इसकी बनावट, इसकी उत्पत्ति कितने साल पहले हुई थी, इससे क्या है ज्ञात किया गया था। तो वह कौन सी प्रणाली है जिसके द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति का जो क्या है वर्ष है वो बताया जाता है। तो वह कौन सी है दोस्तों, कार्बन आइसोटोप प्रणाली है। उसके द्वारा जो क्या है पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है उस वर्ष को निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो मोस्टली प्राचीन जो चीज़ें हैं उनको ज्ञात करने के लिए पहले ये एक ही प्रणाली चलती थी। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो कालीबंगा सभ्यता है, ये मोहनजोदड़ो सभ्यता है, इनके बारे की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इनके बारे में जब बात करेंगे तो इन बारे में जानेंगे कि इनके द्वारा भी क्या है कार्बन आइसोटोप प्रणाली थी जिससे कालीबंगा जो सभ्य थी उसका उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया था। वहाँ कौन कौन से मटके मिले थे, कौन से अवशेष मिले थे, हमें शल्य चिकित्सा की जानकारी कहाँ से मिली थी। तो ये सारी जो प्राचीन चीज़ें हैं वो कार्बन आइसोटोप प्रणाली के द्वारा देखी जाती है, इनसे ज्ञात की जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि कार्बन आइसोटोप प्रणाली है क्या। C12 कार्बन का एक अप्रूव होता है जिसके द्वारा जो प्राचीन वस्तुएं हैं उनकी जो उम्र है उसको ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है आज से अब की नहीं है, आज से 4.6 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। और इसका सर्वमान्य जो उम्र ज्ञात करने का सिद्धांत है वो कौन सा है, कार्बन आइसोटोप प्रणाली है। वैज्ञानिकों के द्वारा यह प्रणाली प्राचीन वस्तुओं को ज्ञात करने के लिए क्या है अस्तित्व में लाई गई। तो आज भी क्या मान्य है, जो कि आज भी कई चीज़ें ऐसी है जिनका ध्रांतले, जैसे रंगमहल है, रंगमहल में यहाँ चूड़ियाँ और कई अवशेष जो यहाँ मिले, कालीबंगा में तो काले रंग की चूड़ियाँ हैं, लेकिन रंगमहल में कई चीज़ों के अवशेष आज भी देखने को मिले हैं। पिछले कुछ 2 या 3 सालों में क्या है इनके बारे में क्या है प्रमाण जो मिले, वहाँ खुदाई की गई थी, कुछ चीज़ें अवशेष मिले थे तो जिनको रंगमहल में हैं वो भी क्या कार्बन आइसोटोप प्रणाली के द्वारा इसको ज्ञात किया गया है। ये कब से क्या हमें प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसका एक अलग साइंस ये क्या है हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, ये क्या है राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कभी उसको भी टाइम आएगा तो उसमें भी क्या हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं पृथ्वी है। तो ये इतना आपको समझ में आएगा कि इसकी उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। और कौन सी है, कार्बन जो आइसोटोप प्रणाली है, इसके द्वारा इसका जो उम्र है, इसका समय का निर्धारण है वो किया गया। अब क्या है, विभिन्न जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा पृथ्वी के स्वरूप के बारे में बताया गया। तो वो कौन कौन से व्यक्ति थे
जिनके द्वारा क्या है पृथ्वी की जो संरचना है यानी उसकी आकृति है वो उसके बारे में बताया गया। ये पतंग के आकार की है, गोलाकार है, चपटी है, नारंगी है, किस प्रकार की है, तो ये वैज्ञानिक थे इनके द्वारा बताया गया था। तो सर्वप्रथम कोपरनिकस थे, महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में कोपरनिकस को रखा गया है क्योंकि इन्होंने सूर्य का सर्वमान्य सिद्धांत दिया था। तो उसके बाद में क्या है ये ऊपरी श्रेणी में आ गए थे, तो इनके द्वारा क्या है पृथ्वी की आकृति के बारे में भी क्या है सिद्धांत दिया गया था। तो कोपरनिकस ने इनका कहा था पृथ्वी क्या है किस प्रकार की है, तो कोपरनिकस ने क्या कहा था पृथ्वी किस प्रकार की है, गोल है यानी क्या है गेंद के समान है, ये गोल है यानी क्या है गेंद के समान है। तो वह कौन से वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा पृथ्वी को गोल बताया गया था, तो वह व्यक्ति कौन से थे, कोपरनिकस है। इन्होंने कहा था पृथ्वी न चपटी है न दीर्घवृत्ताकार है, ये केवल और क्या है गोल है, ठीक है, यानी क्या है गेंद के समान है, ये किस प्रकार की है गेंद के समान है। तो प्रथम जो व्यक्ति थे वो कौन से थे, कोपरनिकस थे, इनके द्वारा बताया गया था ये किस प्रकार की है, गोल है यानी क्या है गेंद के समान है, ठीक है। मोस्टली छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो क्या है इनका निर्धारण किया जाता है कि कौन से वैज्ञानिक के द्वारा कौन सा मत दिया गया था। तो कोपरनिकस थे, इनके द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी किस प्रकार के बिल्कुल गोल है। इसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए थे, इनके द्वारा न्यूटन थे। न्यूटन ने क्या है गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया था, 98 पॉइंट समथिंग का जो गुरुत्वाकर्षण का ध्यान के इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। क्यों, ये क्या है एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है। ये क्या वैसे तो क्या है पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, न्यूटन की अगर हम बात करते हैं तो पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन ये क्या एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्हें क्या देखते देखते क्या है वो एक सेब क्या है, आपको जानते हैं सभी इस बात को कि वो सेब क्या टूट कर नीचे पृथ्वी की तरफ पड़ा, ठीक है, पृथ्वी की तरफ पड़ा। तो न्यूटन वहाँ क्या बैठे थे या सो रहे थे, कुछ छोटे बचपन की बात है, तो उन्होंने देखा ये सेब क्या है नीचे की तरफ क्यों पड़ा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो उनके दिमाग में ये बात खटक गई कि यह चीज़ें नीचे की तरफ क्यों आती है। उन्होंने फिर इसके बाद में कई चीज़ें और देखी कि जो भी कोई चीज़ है ऊपर फेंकते हैं वो थोड़ी टाइम बाद के नीचे आ जाती है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है। वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, उसी समय से क्या है उन्होंने क्या है रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। हर चीज़ में वो देखते कि ये चीज़ें नीचे क्यों आती है, और उनके द्वारा क्या है गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था वो बताया, उन्होंने दिया था कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिसके कारण जो पृथ्वी जो कोई वस्तुएं हैं वो ऊपर ना जाकर क्या है नीचे की तरफ लगती है, वस्तुएं जो क्या है नीचे की तरफ जो क्या है आती है। और इनके द्वारा बताया गया था कि छोटी वस्तु बड़ी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, जो बड़ी वस्तु है वो छोटी वस्तु को अपनी ओर क्या है आकर्षित करती है। इनके द्वारा यह भी बताया गया था। तो सेब था, नीचे पृथ्वी थी, सेब ऊपर न जाकर पृथ्वी बड़ी थी तो पृथ्वी की तरफ आया था। यहीं से क्या है उनके द्वारा गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था वो सर्वमान्य किया गया था। उन्होंने बताया था कि इस प्रकार ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। पहले तो लोग ऐसे थे, ठीक है, प्राचीन लोग थे तो उनको क्या पता था, ठीक है। तो इस प्रकार तो इनके द्वारा क्या है पृथ्वी की आकृति के बारे में भी सिद्धांत दिया था। तो न्यूटन नाम के व्यक्ति थे, इनके द्वारा क्या है पृथ्वी की जो आकृति है उसके बारे में सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी किस प्रकार की है, चपटी है। पृथ्वी क्या है बिल्कुल गोल न होकर यह किस प्रकार की है, चपटी है। यानी नारंगी जिस प्रकार नारंगी होती है, सेब होती है नारंगी की, बिल्कुल गोल थोड़ी सी दबी हुई होती है, यानी चपटी है। तो इसके बाद क्या है इनके द्वारा बताया गया कि पृथ्वी किस प्रकार की है, चपटी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि पृथ्वी किस प्रकार की है, तो ये थोड़ा सा इसको दबा देते हैं, बिल्कुल गोल ना करके क्या इसको थोड़ा सा दबा दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ से। तो पृथ्वी किस प्रकार की है, चपटी है यानी नारंगी के समान है। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हमारे महान वैज्ञानिक हुए थे, न्यूटन है, इनके द्वारा यह बात बताई गई थी। इसके बाद में क्यों एक व्यक्ति के सिद्धांत को सर्वमान्य नहीं किया जा सकता, इसलिए कई व्यक्ति है वो सिद्धांत देंगे। जैसे वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो एक घर में 4 सदस्य होते हैं, कोई कार्य करते हैं तो उन चारों से राय ली जाती है कि आप अपना मत दीजिए, आप अपना, जिसका मत सर्वश्रेष्ठ लगता है उसी को लागू किया जाता है। इसी के अनुसार क्या है उस समय पृथ्वी की आकृति के बारे में सभी वैज्ञानिकों में डिस्कस हुआ था, सभी में विस्तारपूर्वक विवरण हुआ था कि इसको कौन सा स्वरूप दिया जाए। तो अपने अपने मत के थे सभी ने, किसी ने कौन सा मत दिया था, किसी ने कौन सा मत दिया था, जो सर्वमान्य मत लगा था उसी को आधार मानकर पृथ्वी का जो स्वरूप है वो निर्धारण किया गया था, ठीक है। तो इन दोनों ने दे दिया। इसके बाद में एक महान वैज्ञानिक और आए थे जिसका नाम क्या था, जॉर्ज हर्शल है, ठीक है। जॉर्ज क्या है, हर्शल है। इन्होंने कहा था न तो पृथ्वी गोल है और ना पृथ्वी क्या है, चपटी है। न तो गोल है और न क्या है, चपटी है। पृथ्वी तो क्या है, एक जियोड है। जियोड मतलब गुलाब के समान है, गोल आब के समान है। ग्लोब पढ़ाएंगे आपको तो उसमें क्या है, एक क्या है
ग्रिड पद्धति बनती है, जाल बनता है, उसके समान इन्होंने क्या है बताया था कि पृथ्वी क्या है न तो गोल है और न क्या है चपटी है, ये तो क्या है एक जो क्या है जियोड के समान है, यानी जियोड मतलब एक इनमें क्या जाल बनेगा, एक ग्रिड बनेगा। तो इस प्रकार इनका जो निदान था वो किया गया था, यानी क्या है जियोड है। किसके द्वारा बताया गया था? तो जॉर्ज हर्शेल नाम के एक महान वैज्ञानिक हुए थे, इनके द्वारा यह बताया गया था कि पृथ्वी किस प्रकार की है, जियोड के समान है, यानी ग्लोब के समान है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस, ये तो क्या थे, सारे वैज्ञानिक थे, यानी विज्ञान को जानने वाले, विज्ञान को सोचने वाले, विज्ञान के ऊपर रिसर्च करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, विज्ञान को क्या है सुव्यवस्थित संगठन करना, किसी वस्तु या किसी संरचनाओं का सुव्यवस्थित संगठन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये साइंस की परिभाषा है। तो ये व्यवस्थित तरीके से सभी चीज़ों को देखते थे और इसी के आधार पर इनके द्वारा पृथ्वी के स्वरूप का जो निर्धारण था वो किया गया था। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो गणितज्ञ आए। ठीक है, गणितज्ञ जिन्होंने मैथ पढ़ा था वो आए, उनसे पूछा कि आप अपनी राय दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि पृथ्वी न तो क्या गोल है, न चपटी है, न जियोड या ग्लोब के समान है, पृथ्वी तो क्या है लघुवक्ष है। पृथ्वी तो किस प्रकार का है, लघुवक्ष गुलाब है, लघुवक्ष गुलाब इनके द्वारा दिया गया था। लघु मतलब गोल है और अक्ष मतलब चपटी है। तो उन्होंने कह दिया था पृथ्वी न तो बिल्कुल गोल है, न बिल्कुल चपटी है, न नारंगी के समान है, न ये ग्रिड या ग्लोब के समान है, यह तो क्या है गोल व चपटी दोनों का मिश्रित रूप है। तो इनके द्वारा यह बताया गया था गोल और चपटी है, जिसे पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप है दीर्घवृत्तीय है, इन्हीं के अनुसार क्या है मान लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार पृथ्वी की आकार के बारे में क्या है इन महान वैज्ञानिकों के द्वारा क्या है जो क्या है वो बताया गया था। ठीक है, अब क्या है पृथ्वी है, पृथ्वी तो बनी है, पृथ्वी तो क्या है बनी है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे पृथ्वी मिलकर बनी है। ठीक है, इसके बारे में ये आकार के बारे में है। अब क्या है इसकी संरचना क्या है, यानी इसके अंदर कौन कौन सी विशेष तत्व है, कौन कौन सी परत है, भूपर पट्टी है, या कौन कौन से मिश्रण दो तत्व है इसमें देखने को मिलते हैं। तो हम दूसरा डिस्कस करते हैं कि पृथ्वी की संरचना है, आंतरिक अंदर की जो संरचना है वो किस प्रकार की है। ठीक है, पृथ्वी की जो आंतरिक जो संरचना है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, कहाँ पर जो है ज्वालामुखी दिखते हैं और कहाँ पर भारी आवरण पर विस्फोट होते हैं, और कौन सी पट्टी से जो वर्तमान में क्या करते हैं सोना चांदी यानी खनिज निकलते हैं। ठीक है, तो हम अब डाल लेते हैं एक नया पॉइंट है पृथ्वी की आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी किस प्रकार की है, आंतरिक संरचना है। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करते हैं तो जिसे आपने देखा होगा, आपने वैसे तो नहीं जानते पृथ्वी को, आपने नहीं देखा होगा, मैंने इसको गहन से देखा है क्योंकि साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। तो साइंस में बीएससी जब ये करते हैं तो उनमें क्या है इन चीज़ों का विस्तारपूर्वक क्या वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो आपने जैसे क्या प्याज देखा होगा, प्याज तो सामान्य चीज़ है, प्रत्येक घरों में प्रत्येक व्यक्ति को इनके बारे में पता है कि प्याज किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो प्याज किस प्रकार का होगा, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, और यहाँ से क्या थोड़ा सा डंठल सा निकला होता है। ठीक है, नीचे की तरफ ये थोड़ा सा ये जहाँ से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्याज होता है। ठीक है, ये प्याज है। ठीक है, तो प्याज में जैसे देखते हैं तो इस प्याज में किस प्रकार 3 प्रकार की जो पट्टियां हैं वो पाई जाती है। प्याज में कितनी है, 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं लाल लाल जो होती है, जो हाथ से भी उतर जाती है, बाहरी परत होती है, जो क्या है बाहरी परत होती है। एक तो क्या इसमें बाहरी परत होगी, बाहरी परत होती है जिसे क्या हाथ से भी उतार सकते हैं। ठीक है, दूसरी इसके अंदर एक और होती है झिल्ली युक्त संरचना होती है, यानी जिसको क्या है क्या कहा जाता है ट्रांसप्लेंट, यानी जिसको आर पार देखा जाता है। इस प्रकार की पट्टी क्या है होती है। प्याज में कौन सी होती है, ट्रांसप्लेंट पट्टी होती है, यानी परतदार पट्टी होती है। ठीक है, प्याज को है ऊपरी संरचना है वो तो बाहर की है। ठीक है, पृथ्वी में भी इस प्रकार 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। पृथ्वी को आपने ध्यान से देखा नहीं होगा लेकिन प्याज को देखा होगा, तो प्याज के अनुरूप मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बाहरी पट्टी होती है, उसी प्रकार पृथ्वी में एक बाहरी पट्टी होती है। पृथ्वी है, यहाँ हम क्या बना लेते हैं, एक पृथ्वी बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है पृथ्वी है, बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ी सी क्या है ये दीर्घवृत्ताकार है, झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर क्या है झुकी हुई है। ठीक है, तो इसलिए क्या ये बिल्कुल गोल ना होगा। अभी पढ़ा है हमने पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है, दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, तो ये बाहरी परत है, इसकी भी बाहरी परत होगी कहीं ना कहीं,
इसके अंदर क्या है, एक परतदार पट्टी होती है, यानी एक झिल्लीनुमा संरचना, जिसे परतदार पट्टी या झिल्लीनुमा संरचना कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, झिल्लीनुमा संरचना। ठीक है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, जीव विज्ञान के होते हैं, ये वो इनको भली भांति जानते हैं कि इनमें एक पट्टी होती है। एक इसके अंदर एक और पट्टी होती है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या खाते हैं, प्याज में। ठीक है, इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर भी क्या 3 प्रकार की जो क्या है पट्टियां पाई जाती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये एक और पट्टी है। ठीक है, और ये इसके अंदर एक और पट्टी है। ये इस प्रकार 3 पट्टी है। इस प्रकार पृथ्वी में कितनी पट्टी है, जिस प्रकार प्याज में 3 पट्टी होती है उस प्रकार क्या है इसमें भी कितनी होती है, 3 पट्टियां होती है। ठीक है, 3 क्या है पट्टियां जो है वो देखने को मिलती है। सबसे जो भारी पट्टी है, सबसे भारी पट्टी को क्या कहा जाता है, सबसे जो भारी पट्टी है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे भारी जो आवरण होता है उसे क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट या भू परपट्टी कहते हैं। भू क्या कहते हैं, परपट्टी कहा जाता है। सबसे भारी आवरण को क्या कहा जाता है, भू परपट्टी कहा जाता है। दूसरी जो होती है उसे क्या कहा जाता है, मेंटल, MENTL, मेंटल वो नहीं, मेंटल वो आवरण, जिसे क्या कहा जाता है, मेटल या मेंटल आवरण कहते हैं। ठीक है, एक तो कौन सी होती है, बाहरी, बिल्कुल जो बाहरी पट्टी होती है उसे तो क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। और दूसरी जो पट्टी देखने को मिलती है उसे मेंटल या क्या कहते हैं, आवरण कहते हैं। ठीक है, एक तीसरी पट्टी और होती है जिसे क्रोड कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, क्रोड या कोर। ठीक है, क्रोड या कोर। ये सबसे आंतरिक जो पट्टी है वो है, ये क्या है, सबसे जो पृथ्वी की सबसे जो आंतरिक पट्टी है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है, क्रोड है, यानी क्या है, कोर है। सबसे अंदर ही अंदर जो पट्टी देखने को मिलती है उसे क्या कहा जाता है, क्रोड कहा जाता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः जो पृथ्वी है, द अर्थ इज मेड बाय 3 लेयर। पृथ्वी जो मुख्यतः 3 परतों से मिलकर बनी है। द फर्स्ट इज सेड टू बी क्रस्ट एंड सेकंड इज द मेंटल एंड द लास्ट एंड थर्ड इज सेड टू बी कोर। ठीक है, तो 3 पट्टियां हैं, तीनों को विभिन्न नामों से जो है विस्तारपूर्वक क्या है हम देखेंगे। तो पहले अगर हम बात करते हैं, क्रस्ट है। क्रस्ट जो है वो कहाँ तक पाई जाती है, क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वह कहाँ पर क्या है देखने को जो क्या है मिलती है। ठीक है, क्रस्ट जो पत्ती है सबसे बाहरी आवरण है। ये जो बाहरी आवरण है, ये जो बाहरी आवरण है इसे क्रस्ट कहा जाता है। 100 किलोमीटर तक की जो होती है, 100 किलोमीटर, पृथ्वी है बहुत लंबी चौड़ी है, तो 100 किलोमीटर जब तक 100 किलोमीटर तक जाते हैं तो एक संरचना बनती है इस पट्टी में, इसे क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। ये मुख्यतः किसकी बनी है, ये मुख्यतः किसकी बनी है, तो क्रस्ट में पहला पॉइंट डाल लेते हैं, 100 किलोमीटर तक की अंधी, 100 किलोमीटर की गहराई तक, 100 किलोमीटर की गहराई तक है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं, एक तो 100 किलोमीटर की गहराई तक है। इसमें क्या मुख्यतः जो पार्ट होते हैं वो सिलिकेट होते हैं। मुख्यतः कौन से पदार्थ इसमें देखने को मिलते हैं, सिलिकेट है। ठीक है, कौन से आते हैं, सिलिकेट है। ठीक है, तो आराम से समझिए, इसमें पृथ्वी जो है उसके बाह्य स्वरूप को क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। और यह 100 किलोमीटर तक की मोटी परत होती है। इसमें मुख्यतः क्या सिलिकेट पदार्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, सिलिकेट पदार्थ। सिलिकेट मतलब सिलिकेट में क्या क्या चीज़ें होती है, तो सिलिकेट में एक तो क्या होता है, सिलिका होता है, सिलिका मतलब मिट्टी, और दूसरा कौन सा था, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, एक तो कौन सा था, सिलिका होता है, दूसरा कौन सा है, एल्यूमिनियम होता है। तो मुख्यतः अगर बात करेंगे क्रस्ट में भारी पट्टी में 100 किलोमीटर तक कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, सिलिकेट पाए जाते हैं। और जो सिलिकेट होते हैं वो किसके बने होते हैं, एक तो कौन सा होता है, सिलिका होता है, और दूसरे कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं। ठीक है, सिलिका और क्या है, एल्यूमिनियम होते हैं। तीसरी अगर बात करते हैं, इसमें इन पदार्थों को किस एक अलग नाम दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, शियोल, जिसे क्या कहा जाता है, सियाल या शियोल कहते हैं। तो शियोल है वो कौन सी पट्टी में पाया है, ठीक है, कौन सी पट्टी में पाया जाता है, तो वो क्या क्रस्ट में पाया जाता है, यानी बाहरी जो आवरण है उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि बाहरी जो पृथ्वी के आवरण को क्रस्ट कहा जाता है,
और जो क्रस्ट या ऊपर पट्टी कहते हैं, और इसके 100 किलोमीटर तक की गहराई में क्या सिलिकेट पदार्थ होता है, जिसमें सिलिका व एल्यूमिनियम की प्रचुरता देखने को मिलती है। इसे श्योल के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? श्योल है, उस नाम से क्या है जानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर, इसके ऊपर पट्टी के अंदर ही क्या एक दूसरी पट्टी और आती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे एक 100 से अंदर की ओर पट्टी आती है, 100 किलोमीटर से आगे की तरफ। ठीक है, आगे थोड़ी आगे एक पट्टी चलेगी, उसे उसमें क्या है, उसमें भी कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, 100 किलोमीटर से आगे की एक पट्टी होती है, उसमें क्या है कुछ पदार्थ क्या है पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे सीमा कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सीमा कहा जाता है। ठीक है, तो 100 से लेकर क्या है आगे थोड़ी जितने किलोमीटर तक है, 2900 के बाद में तो ये स्टार्ट हो जाती है। तो 100 से कुछ इसका कोई विशेष दिया हुआ नहीं है कितने किलोमीटर तक है, तो क्या है सिलिका। इसमें क्या है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो कौन से थे, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो सीमा है यानी दूसरा जो आवरण है उसमें कौन कौन से जो पदार्थ है वो देखने को मिलते हैं। प्रथम का तो हमें पता है सिलिका और एल्यूमिनियम है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से जो पदार्थ है वो देखने को मिलते हैं। ये पट्टी है तो हमें पता है बाहरी आवरण किससे, सिलिका से बना है, तो इसमें एक तो क्या पड़ेगा सिलिका है, और दूसरा कौन सा है मैग्नीशियम, अमजी है। ठीक है, मैग्नीशियम और अमजी इनसे मिलकर बना है, इसे क्या कहा जाता है सीमा, SI यानी सीमा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं सीमा है। ठीक है, तो जो आंतरिक आवरण है दूसरा जो है उसे क्या कहा जाता है, सीमा कहा जाता है। इसमें सिलिका और मोस्टली मैग्नीशियम देखने को जो है वो मिलता है। ठीक है, दूसरी जो पट्टी है उसका नाम कौन सा है, मेंटल है, जिसे आवरण कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है मेंटल या आवरण जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है 150 या 200 से आगे की तरफ जो पट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है मेंटल कहते हैं, यानी 100 से ज़्यादा, 100 से आगे तो कुछ ये चलेंगे। ठीक है, ये पट्टियां हैं। ठीक है, इसमें सीमा और ये कौन सा सीमा और श्याल कहा जाता है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो दूसरा कौन सा आता है 100 या 150 किलोमीटर जो भी है निर्धारण उसमें दिया होगा, उससे लेकर के 2900 किलोमीटर तक का बाहरी जो आवरण होता है, 2900 किलोमीटर तक बाहरी जो आवरण है उसे क्या कहा जाता है मेंटल, यानी उसे मेंटल कहते हैं, उसे MENTL मेंटल कहते हैं, मेंटल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है 100 किलोमीटर की गहराई तक तो क्या है सिलिका और एल्यूमिनियम है, इसे सियाल कहा जाता है। और 100 किलोमीटर से थोड़ी विस्तार, ठीक है 100-120 के करीब क्या थोड़ा इधर उधर होगा। ठीक है, उसी पट्टी में क्या है सिलिका और मैग्नीशियम भी देखने को मिलता है, जिसे सीमा कहा जाता है। इसके अंदर की जो पट्टी होती है यानी 120-100 से ज़्यादा का जो 2900 किलोमीटर का जो आवरण होता है उसे मेंटल कहा जाता है। और मोस्टली जो हमने देखा होगा कि ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं, परतदार जो लावा निकलता है वो कौन सी पट्टी में देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया जाता है कि वह कौन सा पृथ्वी का वह कौन सा भाग है जहां से जो क्या लावा है, लहरदार जो परतदार लावा है वो निकलता हुआ प्रतीत होता है, तो वो कौन सा है अपना मेंटल है। यहाँ से क्या है लावा, ज्वालामुखी के फटने से, ज्वालामुखी के फटने से लावा तरल लावा का यानी बिखरना या तरल लावा क्या है वहाँ पर विस्तृत हो जाता है। ठीक है, तो कौन सी पट्टी है यही है। तीसरी अगर हम बात करते हैं क्रोड है, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कौन सा है क्रोड है। इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है इसके अंदर कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जो पाई जाती है। सबसे अंदर की जो परत है वो कौन सी कहलाती है अपनी क्रोड है या कोर कहा जाता है, क्रोड या क्या कहा जाता है कोर कहा जाता है। इसमें क्या है निकल है, एक तो क्या है निकल है इसके आंतरिक भाग में, एक तो क्या है निकल है, एक क्या है फेरम यानी फेरस ऑक्साइड है यानी लोहा है। निकल और फेरम की अधिक मात्रा क्या है पृथ्वी के आंतरिक रोड भाग में देखने को जो है वो मिलती है। इसे नाइफ भी कहा जाता है, आंतरिक भाग को क्या कहते हैं नाइफ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो है अगर बात करते हैं किलोमीटर दूरी है वो कितनी है, इसकी किलोमीटर दूरी की अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो ये क्या है क्रोड जो है ये 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक के विस्तारित है। 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक के अंदर की ओर विस्तारित है। तो ये कितना है 2900 है, 100 से 2900 ये क्या है हमारा 100-120, ठीक है 100 या 120 में है। तीसरा जो है क्रोड है इसमें निकल और फेरम देखने को मिलता है और ये 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक का है विस्तारित है। ठीक है, तो इसमें क्या है
निकल और फेरस में फेरस ऑक्साइड है, यानी आंतरिक भाग में पृथ्वी का फेरस ऑक्साइड ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण किस प्रॉपर्टी के कारण पाया जाता है, किस गुण के कारण पाया जाता है? क्योंकि इसके जो आंतरिक संरचना है उसमें क्या है, फेरस की मात्रा है, फेरस ऑक्साइड की मात्रा है, यानी लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए जो पार्टिकल है आपस में घर्षण करते हैं और घर्षण करने के बाद क्या है, एक चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करते हैं, जिसलिए जो हमारी पृथ्वी है उसमें क्या है, चुंबकत्व यानी लोहे की मात्रा ज़्यादा दिखाई देती है। तो हमने देखा होगा विशेष रूप से क्या खनिज लवण, खनिज पदार्थ ये तो क्या कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन लोहे की मात्रा सभी प्रकार की मिट्टियों में देखने को मिलती है। ठीक है, लोहे ऑक्साइड की जो मात्रा है सभी पदार्थ की जो मिट्टियाँ हैं उनमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी की आंतरिक क्या थी, संरचना थी। पृथ्वी कौन कौन से स्वरूप थे, क्या क्या नाम दिया गया था और कौन कौन सी संरचना थी। ठीक है, तो इसकी क्या है, 3 जो पट्टियां हैं इनका हमने क्या विस्तारपूर्ण क्या है व्याख्या कर ली है। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि पृथ्वी जो है उसके ध्रुवों का निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो ध्रुवों का जो क्या है निर्धारण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन व्यक्ति थे, उनको एक विशेष दिशाओं का कोई निर्धारण नहीं था, कोई क्या था, निर्धारण नहीं था। तो वो केवल और केवल क्या है, अनुमानित आंकड़े लगाया करते थे कि कौन से क्षेत्र में कौन सी वस्तुएं होगी और कौन से में क्या है, कौन सा चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में कौन सी होगी और कौन से क्षेत्र में क्या है, क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पृथ्वी के ध्रुवों का निर्धारण। पृथ्वी की क्या है, जो ध्रुव है उनका क्या है, निर्धारण है। तो चलिए, पृथ्वी के ध्रुव है। ठीक है, ध्रुवों का निदान मैं सीधा डाल देता हूं, ध्रुवों का निर्धारण। ठीक है, ध्रुवों का निर्धारण लीजिए। तो हमें पता है प्राचीन समय में कोई भी लोग है नहीं जानता था कि कौन सा ध्रुव कौन सा है। ठीक है, तो मैंने आपको ब्रह्मांड या सौरमंडल में बताया था कि एक तारा था। ठीक है, एक तारा था, ध्रुव तारा था। ठीक है, वो लगातार क्या है, एक दिशा में क्या है निकल रहा था। ठीक है, ध्रुव तारा था, वो लगातार कंटिन्यू क्या है, एक दिशा में निकल रहा था। ठीक है, ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा के बारे में बताया था कि यह क्या है, चमकीला तारा है। ठीक है, बहुत ही इसकी विशेष जो रोशनी है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो ये क्या पृथ्वी से जैसे देखते हैं तो हमें क्या चमकता हुआ प्रतीत होता है, शाम को देखते हैं तो ये प्रतीत होता है। तो यह क्या लगातार एक ये वहाँ के प्राचीन जो लोग थे, आदिवासी क्षेत्र के लोग, प्राचीन सारे आदिवासी थे। ठीक है, किसी के पास कोई प्रणाली नहीं थी, ये तो वर्तमान में अपडेट हुए हैं। ठीक है, आज से कई सालों पहले देखते हैं आदिमानव का काल है, तो उनमें क्या आदिवासी क्षेत्र थे, उनको क्या पता था। ठीक है, कौन से क्षेत्र में कौन सी विशेष क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक तारा था, ये लगातार एक ही दिशा में लगातार निकल रहा था। तो उन्होंने क्या है, अपने ही आकलन के आधार पर यह अनुमानित दे दिया कि यह तारा कौन सा है, उत्तर दिशा में निकलता है। यह तारा कौन सी दिशा में निकलता है, जहाँ यह तारा निकलता है इन्होंने क्या दिया था, ये क्या उत्तर है। ठीक है, इन्हें नहीं पता था कुछ भी, लेकिन इन्होंने अपने अनुमानित आंकड़े के अनुसार क्या है, इस दिशा का नाम क्या दे दिया, उत्तर दे दिया। ठीक है, उत्तर दिया था। इसके बाद में ये क्या है, धीरे धीरे उत्तर है, तो उन्होंने कहा था ये दूसरे के पास कहीं ना कहीं जाते थे। ये तो ऐसे तो है नहीं भी इनको जरूरत नहीं होती है, इनका कबीला एक ही जगह, विभिन्न प्रकार के कबीले, कोई यहाँ रहता है, कोई यहाँ रहता है, कोई यहाँ रहता है। ठीक है, क्षेत्र विशेष में रहते हैं, तो उनसे मिलने के लिए जाएंगे। जब ये उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो कोई कबीला क्या है, सामने रहता, बिल्कुल सामने रहता। तो उनके द्वारा क्या है, इस दिशा का निर्धारण क्या किया गया, दक्षिण है, दक्षिण है। ठीक है, इस दिशा का निर्धारण क्या इन्हीं अपने ही द्वारा, इन्हें पता नहीं कौन सा दक्षिण था, कौन सा कुछ चीज़ को इन्होंने आधार माना और इसका नाम क्या दक्षिण रखा, ये हमें नहीं पता है। इन्होंने अपने आधार पर इसका नाम क्या दक्षिण दिया था। उत्तर का तो इन्होंने क्या ध्रुव तारे को देखकर कहा था कि ये दिशा क्या है, उत्तर है। ठीक है, और इसके ठीक सामने वाली दिशा इनके द्वारा क्या है, दक्षिण दिशा मान ली गई। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या जो दक्षिण है वो दिशा मान ली गई। और इसके बाद में क्या 2 दिशाएं, कोई इधर भी रहता था, कोई व्यक्ति इधर भी रहता था, तो वो केवल इधर मिलने थोड़ी जाएंगे, किसी की झोंपड़ी इधर भी है तो वो यहीं पर भी जाएंगे। ठीक है, जैसे 5 किलोमीटर 10 किलो कितनी भी दूरी पर क्या है, ठीक है, रहते तो थे लोग, लेकिन वो केवल सामने नहीं, इधर भी रहेंगे। तो क्या है, वो अब क्या इस दिशा का भी क्या निर्धारण करेंगे। तो उन्होंने देखा कि सूर्य था वो लगातार एक ही एक दिशा से क्या है, लगातार उगता हुआ दिखाई दे रहा था, यानी इधर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इनके द्वारा क्या इस दिशा को क्या नाम दिया गया, पूर्व। इस दिशा का नाम इनके द्वारा क्या निर्धारण किया गया था, पूर्व है। तो ये केवल पूर्व पर नहीं रुके, इसके सामने भी इनके द्वारा एक दिशा और बताई गई थी। तो इन्होंने कहा था ये पूर्व है, तो ये सामने वाली कौन सी है, पश्चिम है। ये कौन सी है,
पश्चिम है, ठीक है। तो इसके बाद इनके द्वारा कहीं भी भ्रमण करना आसान हो गया। जब भी यह गुम हो जाते या कोई कहीं पर चला जाता तो व्यक्ति उसको ढूंढने के लिए जाता था। पहले तो ये सिंपल जाते थे, लेकिन बाद में इन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया कि हम क्या दक्षिण में जा रहे हैं, हम क्या है दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं, हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर समय निर्धारण के हिसाब से वापस नहीं आता था तो उसको ढूंढने में आसानी होती थी और उस व्यक्ति को उस क्षेत्र में ढूंढ लिया जाता था, ठीक है। तो उसको पूर्व में गया क्या तो वो पूर्व में जाते थे, ठीक है। पश्चिम में गया तो पश्चिम में जाते, दक्षिण में गया तो दक्षिण में जाते थे। लेकिन कई बार क्या है व्यक्ति गुम हो जाता था, फिर भी क्या गुम हो जाता था। उन्होंने कहा ये तो बड़ा लफड़ा है, अब कैसे ढूंढें उसको, ठीक है। क्यों दिशाएं तो इनके द्वारा 4 ही दी गई थी, दिशाएं तो मोस्टली इनके द्वारा 4 का ही निर्धारण किया गया था। लेकिन कई बार क्या कोई घटनाएं घटित हो जाती थी, कोई जो झुग्गियाँ झोंपड़ियाँ थी, कुड़म्बा था, वो कहाँ पर इन बीच में भी रहता था। तो इसको कैसे देखें, इसको कैसे देखें कि किसी व्यक्ति अगर पूछता है कि वो कहाँ गया तो उसको अगर ये इन दोनों के बीच में रहता तो कैसे बताएं उसको कौन से क्षेत्र में रहता है। तो इनके द्वारा फिर दिशाओं के बीच में और जैसे जैसे विकसित होते रहते हैं तो अपडेट होते रहते हैं, अपने आप में अंदाजा आता रहता है इसको क्या नाम दे। कोई भी व्यक्ति है किसी क्षेत्र में है, शुरू में चलेगा धीरे धीरे, बाद में एक टाइम आता है वो अपडेट खुद को करता रहता है, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा क्या खुद को अपडेट किया था और उनके द्वारा क्या है ये दिशा थी, इसको नाम क्या दे दिया गया, उत्तर पूर्व है, ठीक है। और इसको क्या दिया गया था, पूर्व दक्षिण पूर्व है, ठीक है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, और इसको क्या दिया गया, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और इसको क्या दिया गया था, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इस प्रकार क्या है इन दिशाओं का भी निर्धारण होने लगा। अब व्यक्ति क्या कहीं भी जाए वो ढूंढ लेते थे, उनका क्या है घूमना मुश्किल था, ठीक है। वो घूम नहीं सकते थे, उनका क्या था मिल जाता था, व्यक्ति कहीं पर घूमता था, कहीं भी चाहो उसको क्या घर वालों को चिंता नहीं होती थी। तो वो क्या है क्या क्या जाता उत्तर पूर्व में जा रहे थे यहाँ ढूंढ लेते, दक्षिण पूर्व में जा रहे थे यहाँ ढूंढ लेते, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में जा रहे हैं यहाँ ढूंढ लेते और उत्तर पश्चिम में जा रहे थे यहाँ ढूंढ लेते, ठीक है। बीच में क्या थी, भूमध्य रेखा थी, 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, ये अक्षांश रेखाओं में पड़ेंगे, ये क्या भूमध्य रेखा थी, ठीक है। ये किस प्रकार, ये क्या थी, भूमध्य रेखा थी, ठीक है। सूर्य यहाँ से निकल रहा था, दक्षिणी ध्रुव था और भूमध्य रेखा थी। इस प्रकार जो क्या है इनका जो क्या है निदान था वो किया गया था, ठीक है। इसका जो क्या है निदान था वो इन्हीं के द्वारा क्या है कर लिया गया था और इन्होंने क्या है अपने क्षेत्र विशेष के आधार पर क्या इसको बताया था, ठीक है। क्षेत्र विशेष के आधार पर क्या इन दिशाओं का जो निदान था वो किया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया पृथ्वी की संरचना, उसका स्वरूप और क्या है ध्रुवों का जो निर्धारण था वो किस आधार पर किया गया, ठीक है। अब इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पर क्या है झुकी हुई है, इस कारण वह क्या दीर्घवृत्ताकार है, यानी बिल्कुल गोल ना होकर क्या है दीर्घवृत्ताकार है। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि कितनी झुकी हुई है अक्ष के साथ और कितनी झुकी हुई है कक्ष के साथ, ठीक है। तो यह क्या है पृथ्वी है, यह क्या है पृथ्वी है, ठीक है। ये तो हमारी क्या है 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री रेखा यानी कि भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। ये करेंगे कल करेंगे, ठीक है। ग्लोब में करेंगे, ग्लोब में अक्षांश और देशांतर आते हैं, ठीक है। कौन सी रेखा को अक्षांश कहा जाता है, कौन सी को देशांतर कहा जाता है, कौन सी यामनोत्तर रेखा कहा जाता है, समय का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, ठीक है। और स्थितियों का निर्धारण किस आधार किया जाता है, तापमान का गिरावट कौन से अक्षांश देशांतर के मध्य सर्वाधिक होता है, ठीक है। ये आगे वाली क्लास में करें। तो आज तो क्या पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तर से दक्षिण की दिशा है, ये पूर्व से पश्चिम की दिशा है। तो पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं, थोड़ी सी क्या है झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, ये जैसे मान लेते हैं पृथ्वी जो है वो अपने 23.5 डिग्री क्या है झुकी हुई है, ठीक है। ये तो क्या है 2 चीज़ें होती है पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या 2 चीज़ें क्या है देखने को मिलती है। एक तो क्या होता है एक्स एक्सिस होता है, एक कौन सी होती है कक्ष होता है, ठीक है। एक तो क्या होता है एक्स एक्सिस होता है और दूसरे अगर बात करते हैं कक्ष होता है, ठीक है। तो ये जो रेखा है इसे कक्ष कहा जाएगा और इसे अक्ष कहा जाएगा, ठीक है, अक्ष कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी अपने एक सुई जो क्या है झुकी हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी का झुकाव कहते हैं, जो कितना है 23.5 डिग्री है। तो वो प्रश्न पूछेगा पृथ्वी का अक्ष के साथ झुकाव कितना है, पृथ्वी का अक्ष के साथ झुकाव कितना है 23.5 डिग्री है, झुकी हुई है। और कक्ष के साथ की अगर बात करते हैं तो कक्ष के साथ इसका झुकाव कितना है, पृथ्वी का कक्ष के साथ झुकाव की अगर बात करते हैं 23.5 यहाँ 90 का होता है, तो ये क्या 66.5 डिग्री यहाँ पर है, 66.5 डिग्री रह गया, ठीक है।
23.5 डिग्री तो इधर झुकी हुई है और 66.5 डिग्री क्या है, इधर झुकी हुई है। तो पृथ्वी गोल ना होकर किस प्रकार की है, झुकी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया कितनी झुकी हुई है। प्रश्न पूछ लेते हैं, अक्ष के साथ झुकाव बताइए, और क्या कक्ष के साथ क्या है, झुकाव बताइए। ठीक है, तो यह क्या है, दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, वह क्या है, दीर्घवृत्ताकार है। किस कारण है, तो पृथ्वी झुकने के कारण क्या किस प्रकार प्रतीत हुई दिखाई देती है, हमारी क्या है, दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, ये क्या है, अगर पृथ्वी की उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी जो है इसकी क्या है, उत्तर और दक्षिण की क्या है, बीच में क्या है, एक दूरी होती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के बीच की जो क्या है, दूरी है। ठीक है, ये वैसे तो क्या है उसमें आएंगे अक्षांश देशांतर में, लेकिन हम बता देते हैं यहाँ पर आपको। तो पृथ्वी जो है उसकी जो क्या है, अक्षांश को कितने हैं, उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी और पूर्व से पश्चिम के बीच की जो दूरी है वो बताइए। ठीक है, तो ये जो हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इसकी एक तो क्या है, उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी है, एक क्या पूर्व से, उत्तर से दक्षिण ये है, उत्तर दक्षिण पूर्व और क्या है, पश्चिम। ठीक है, एक तो क्या है, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा के बीच की दूरी बताइए, और दूसरी क्या है, पूर्व से पश्चिम की दूरी क्या है वो बताइए। ठीक है, तो ये अगर हम बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है, 12,713 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी कितनी है, 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी पृथ्वी की कितनी है, 12,713 किलोमीटर है, और ये कितनी है, 12,756 जो क्या है, किलोमीटर है। ठीक है, 12,756 क्या है, किलोमीटर है। तो अब हमने देखा यहाँ पर क्या है, पृथ्वी यहाँ से तो क्या है, 713 यानी 12,756, और इधर कौन सा है, 12,713। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि किस प्रकार ये चपटी है। ठीक है, चपटी का इसको दिया गया था सिद्धांत, क्यों बताया गया, 6 3 गए और 5 4 43, यानी क्या है, पृथ्वी यहाँ से 43 किलोमीटर तो क्या है, दबी हुई है। यहाँ से क्या 43 किलोमीटर कम है, यहाँ क्या 43 किलोमीटर क्या है, उभरी हुई है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है ये भूमध्य रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो पृथ्वी उत्तर से दक्षिण ध्रुव के बीच में क्या है, चपटी है, कितनी, 43 किलोमीटर, और यहाँ पर क्या है, बीच में क्या है, उभरा हुआ है, कितना, 43 किलोमीटर है। इस कारण जो पृथ्वी है वो चपटी हुई प्रतीत, चपटी प्रतीत हमें क्या है, दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी किससे बनी है, पृथ्वी का स्वरूप क्या है, पृथ्वी की जो परत है वो कौन कौन सी है, और पृथ्वी की जो आकृति है वो किस प्रकार की है। ठीक है, पृथ्वी की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, और यह उत्तर और दक्षिण में कितनी विस्तारित है, और उत्तर दक्षिण में कितनी विस्तारित है, और पूर्व और पश्चिम में क्या है, कितना इसका क्या है, विस्तार है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में वैसे तो मैंने आपको उसमें सौरमंडल और ब्रह्मांड में बता दिया था कि पृथ्वी की कितनी गतियां होती है, 2 है, लेकिन आज फिर हम एक बार इसका क्या है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि पृथ्वी की कौन कौन सी 2 प्रकार की क्या है, गतियां। ठीक है, पृथ्वी की कौन कौन सी 2 प्रकार की क्या है, गतियां हैं। तो पहली मैंने आपको बताई थी, पहली जो गति है उसे क्या कहा जाता है, परिभ्रमण। क्या कहा जाता है, परिभ्रमण है, घूर्णन है, घूर्णन, दैनिक गति है, दैनिक गति है। ठीक है, या रोटेशन है, ROTATION, रोटेशन है, क्या हो गया, रोटेशन है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं, परिक्रमण है, परिक्रमण है, और वार्षिक गति है, वार्षिक गति, वार्षिक गति है, और इसे रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, रेवोल्यूशन। ठीक है, इसका ये नाम दिए गए। ठीक है, तो पहली अगर बात करते हैं, घूर्णन है, ठीक है, परिभ्रमण है, दैनिक गति है, या रोटेशन कहा जाता है। और इसकी एक और बात पढ़ेंगे कि अक्षांश और देशांतर है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, देशांतरीय गति भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि देशांतर बताएंगे आपको, अक्षांश और देशांतर क्या, वहाँ से आपको समझ में आती है देशांतर क्यों कहा जाता है, देशांतर गति है। तो ये देशांतर है, तो ये कौन सी हो जाएगी, अक्षांशीय गति है, अक्षांशीय गति है। ठीक है, तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ हैं, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहले परिभ्रमण की अगर हम बात करते हैं तो यही बता देते हैं, परिभ्रमण है अबाउट वन एक्सिस, अबाउट वन एक्सिस, यानी पृथ्वी जब अपने ही अक्षांश के ऊपर, अपने ही ऊपर घूमती रहती है तो इसे क्या कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है, परिभ्रमण कहा जाता है, या दैनिक गति कहा जाता है। ऐसे घूमती रहती है तो इसे परिभ्रमण कहेंगे। दूसरा, जब पृथ्वी किसी दूसरे के चारों ओर घूमती है, जैसे पृथ्वी क्या है, ये क्या है,
सूर्य है, तो पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है। जैसे ये क्या है, ये थोड़ा सा माइक है, तो पृथ्वी जैसे ये क्या है, ये सूर्य है, ये क्या है सूर्य है, इसके तरफ ये पृथ्वी। ऐसे जब ये चक्कर लगाती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे रेवोल्यूशन कहा जाता है, परिक्रमण काल कहा जाता है, जो मैंने आपको बताया था 365 से 1/4 में होता है। जबकि परिभ्रमण या घूर्णन काल की अगर बात करते हैं तो 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड यानी 4 सेकंड के करीब क्या है, ये जो अपना घूर्णन चक्र है वो पूरा करती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके क्या है, जो 2 गतियाँ थी वो देखने को मिली थी। तो पहली गति के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, ठीक है, इससे कौन कौन से जो परिवर्तन हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया था कि जब पृथ्वी परिभ्रमण करती है यानी घूर्णन करती है तो एक तो क्या बनाती है, वो दिन व रात बनाती है। एक तो क्या बनाएगी, दिन व रात। दिन रात का बनना किससे होता है, परिभ्रमण से। दूसरा ज्वार भाटे की उत्पत्ति, ज्वार भाटे की उत्पत्ति, ठीक है। ये क्या, दैनिक और अर्धदैनिक होती है, यानी दिन में एक बार भी आएगा, 2 बार, दैनिक व अर्धदैनिक दोनों। यानी ज्वार भाटा क्या, दिन में दोपहर तक भी आ सकता है, शाम तक भी आ सकता है, यानी दिन में एक बार भी आएगा, 2 बार, दोनों की क्या है, ये प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं कि जो क्या है दिन रात, ये पहला बताया था दिन रात का बनना है। दूसरा हमने क्या ज्वार भाटी की उत्पत्ति के बारे में बताया, ये मैंने क्या वहाँ पर 2 बताए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 पॉइंट और जो है ऐड कर लिए गए हैं। ठीक है, 2 पॉइंट और इनमें बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, 2 पॉइंट और ऐड हुए हैं। एक तो कौन सा होता है, तीसरा क्या, मौसम का बदलना, मौसम का बदलना। ठीक है, और चौथा कौन सा है, पवनों का विक्षेपित होना, विक्षेपित होना। ठीक है, पवनें हैं वो विक्षेपित होती है। ठीक है, तो इसका ये तो परिभ्रमण के कारण है। ठीक है, और ये इधर अगर हम देख लेते हैं, ये तो नाम लिख लिए। दूसरा अगर बात करते हैं, दूसरा परिक्रमण, क्या हो गया, परिक्रमण, परिक्रमण, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, परिक्रमण, रेवोल्यूशन दिखाई दे रहा है क्या आपको, परिक्रमण, रेवोल्यूशन, और कौन सा कहलाता है, इसे देशांतरीय विकास, इसे क्या कहा जाता है, अक्षांशीय, अक्षांशीय गति। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन है, पहला तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, वर्ष का बदलना, वर्ष का। दूसरा मैंने बताया था ऋतुओं का परिवर्तन होना, ऋतुओं का बदलना। तो मैंने यहाँ वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी क्या, इसमें 2 चीज़ें बताई थी। ठीक है, एक तो कौन सा आता है कि ऋतुओं का परिवर्तन होना है, और दूसरा कौन सा आता है, मौसम जो है वो बदलता है। ठीक है, इसके बाद की अगर बात करते हैं तो इसमें एक और पॉइंट देखा गया कि दिन और रात किससे बड़े होते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि दिन रात किससे, दिन छोटे बड़े होते हैं, तो क्या है, इससे होते हैं, दिन रात का छोटा बड़ा होना। ठीक है, तो ये जो है 2 चीज़ें देखने को मिली है। ठीक है, तो दिन रात का बनना हमें पता है, दिन और रात है। जैसे क्या है, ये क्या है, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है। हमें पता है सूर्य जो है पृथ्वी के हमेशा पूर्व में ही दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी जब रोटेशन करती है यानी घूमती है, तो जब सूर्य इसके इस दिशा में आता है तो ये कहाँ पर दिखाई देती है, पूर्व में, और ये कौन सा है, पश्चिम में है। तो जब यह अपना रोटेशन पूरा कर रही होती है तो सूर्य जब सूर्य का प्रकाश इधर पड़ता है तो पृथ्वी का कौन सी दिशा होती है, पूर्व होती है। इस कारण सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता प्रतीत दिखाई देता है, यानी पूर्व में उदय होता है। इसका रीजन ये है, देख लीजिए। ठीक है, ये सूर्य है, पृथ्वी रोटेशन कर रही है, लगातार दिन में घूम रही है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमेगी पर डे के हिसाब से। तो जिस समय ये घूमती है तो यह क्या है, सूर्य के जब बिल्कुल सामने आती है, प्रकाश के सामने आती है, तो वह पूर्व दिशा में होती है, इसलिए क्या सूर्य पूर्व में उदय होता दिखाई देता है। ठीक है, तो दिन रात इससे बन गए। ज्वार भाटे की उत्पत्ति ये बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण के ऊपर पानी ऊपर जाता है और नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, वही बात है यहाँ पे। तीसरा क्या, मौसम का बदलना। हमने देखा है दिन में 2-3 प्रकार के तापमान हो जाते हैं। सुबह उठेंगे तो हवा चलेगी, कई बार उमस हो जाती है, कई बार बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो मौसम बदलते हैं। क्यों, पृथ्वी रोटेशन कर रही है। ठीक है, पृथ्वी क्या लगातार क्या रोटेशन कर रही है, घूम रही है, तो सूर्य के कभी तो बिल्कुल प्रकाश के सामने आ जाएगी, कभी कम प्रकाश के सामने आ जाएगी, कभी बिल्कुल ही प्रकाश नहीं होगा। तो इस प्रकार का इसका मौसम क्या है, गर्म व ठंडा हो जाते हैं। पवनों का विक्षेपित होना, पवनों का विशेष टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पवनें विक्षेपित कैसे होती है, यानी अपनी दिशा से कैसे विचलित हो जाती है। विक्षेपित मतलब विचलित हो जाना। जैसे ऐसे चल रही है
अचानक से क्या खड़ी हो जाना, अचानक से ऐसे, ठीक है, उत्तर दिशा में बहती होती पूर्व में बह जाना, ठीक है, ये किससे होती है, तो इससे कौन से होते हैं, परिभ्रमण जो काल है, रोटेशन जो पीरियड है उसके द्वारा क्या है ये पवनें जो है विक्षेपित होती है, बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि वायुदाब उत्पन्न होता है पृथ्वी के प्रत्येक परत के अंदर क्या है, जो पृथ्वी का धरातल है उसमें प्रत्येक सेकंड प्रत्येक क्षण में क्या है वायुदाब उत्पन्न होता है। अगर वायुदाब कम है तो पवनें जो है उच्च वायुदाब से निम्न की ओर आती है, अगर वायुदाब ज़्यादा है तो पवनें यहाँ से आगे की ओर विक्षेपित होती है, जिससे कारण क्या है मौसम जो है बदलता रहता है, ठीक है, ये पवनों का एक टॉपिक है उसमें बताएंगे, ठीक है, यहाँ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसकी दूसरी अगर हम बात करते हैं परिक्रमण या रेवोल्यूशन अक्षांशीय गति है, इसमें क्या वर्ष बदलते रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये चक्र लगाएगा, ठीक है, इसमें भी देख लीजिए, दिखाई देगा आपको, दिखाई नहीं देगा उधर, इधर बना लेते हैं, यहीं बनाता हूँ मैं। तो ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते, कभी यहाँ होगी, कहीं भी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी। 21 और 23 सितंबर को बिल्कुल मध्य में होती है, वो मध्य रेखा पर होती है, तो ठीक है, वर्ष का बदलना, तो यहाँ पर जैसे एक चक्कर पूरा करेगी तो एक वर्ष पूरा हो जाएगा, ठीक है, यानी ऐसे आते हैं, धूप निकलती है, कहीं छाँव होती है, ऋतुएं बदलती है और दिन रात छोटे बड़े होते हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा जो दिन देखने को मिलता है वो इसी कारण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो पृथ्वी की गतियाँ थी वो भी हमने क्या है डिस्कस की। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, कौन सी कर्क रेखा है, कौन सी मकर रेखा है और कौन सी भूमध्य रेखा है, ठीक है, बताना चाहिए तो हम चलो यहीं बता देते हैं आपको। पहले तो क्या है, मैं सोच रहा था अक्षांश और देशांतर में बताएं, लेकिन यहीं बता देते हैं आपको थोड़ा सा कि कौन से में दिन रात बड़े होते हैं, कौन से में छोटे होते हैं, कौन से में सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है और कब सूर्य क्या है मकर रेखा पर होता है, ठीक है। इसका आपको यहीं से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में। क्लास तो वैसे लंबी हो रही है लेकिन फिर भी आपके उचित के लिए पृथ्वी का पूरा जो टॉपिक है फिर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमने देखा कि पृथ्वी पर क्या है, एक तो कौन सा होता है उत्तरी गोलार्ध है, ये तो उत्तर देखा था, ये दक्षिण है, ये सिंपल लिख लेता हूँ, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम है, ठीक है, ये हमने, ये क्या है 0 डिग्री है, ये कौन सी है भूमध्य रेखा है, ये कौन सी है भूमध्य रेखा है। अक्षांश देशांतर में बताएंगे और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कौन सी 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, ये किधर क्या 23.5 डिग्री है, ये क्या है 23.5 डिग्री है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री अगर दक्षिण में होगी तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, इसे मकर रेखा कहेंगे, इसे क्या कहेंगे मकर रेखा। ये कहाँ पर है 23.5 डिग्री दक्षिण में है। तो 3 प्रकार की रेखाएं होती है, एक तो 0 डिग्री होती है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, और एक क्या 23.5 डिग्री उत्तर दिशा में होती है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, और दूसरी नीचे की तरफ होती है जिसे क्या कहा जाता है मकर रेखा कहा जाता है। तो अब सूर्य क्या है लगातार एक परिस्थिति में तो रहेगा नहीं, ये घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, तो कभी क्या है उत्तर में आएगा, कभी क्या दक्षिण में आएगा, कभी पूर्व में आएगा, कभी क्या है पश्चिम में जाएगा। पृथ्वी लगातार रोटेशन कर रही है, तो इसका क्या है उत्तर में तो हम क्या है जैसे क्या उत्तरी ध्रुव में क्या है भारत उत्तरी ध्रुव में आता है, और दक्षिण में अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, महाद्वीप जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो बिल्कुल क्या है ऐसे नीचे की तरफ है, ठीक है। सुदूर दक्षिण में महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। तो उत्तर दिशा में क्या भारत आता है और दक्षिण में कौन सा है ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। जब सूर्य की किरणें दक्षिण ध्रुव पर पड़ती है तो उत्तर दिशा में क्या होगा, ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। जब दक्षिण ध्रुव में होता है उत्तर में क्या होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको मैं विस्तारपूर्वक क्या बता देता हूँ, ठीक है। तो ये तो क्या है 21 जून होता है, 21 जून, ठीक है। एक तो क्या है 21 जून होता है, 23 सितंबर होता है, ठीक है। कौन सा था 21 जून है, और क्या है 21 जून और क्या है 22 सितंबर होती है, ठीक है। 21 जून और 22 सितंबर है। 21 जून को सूर्य कौन सी रेखा पर होता है, कर्क रेखा पर होता है, और कौन सा आता है 22 दिसंबर, ठीक है। 21 जून को सूर्य उत्तरी ध्रुव में होता है, और जो 22 दिसंबर होती है उस दिन क्या है दक्षिण ध्रुव में होता है, ठीक है। और एक और आता है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहाँ पर होगा, तो इसके बारे में अगर बात कर लेते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर, इसमें क्या होता है सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, तो न तो दिन बड़े होंगे न ज़्यादा, यहाँ बिल्कुल सूर्य जिससे उगेगा वैसे छिप जाएगा, दिन रात समान, रात समान। तो इसमें क्या है दिन और रात क्या है एक समान रहते हैं, न तो दिन बड़ा होता है न रातें बड़ी होती है, ठीक है। इसमें दूसरी अगर बात करते हैं 21 जून है, 21 जून की अगर बात करते हैं तो 21 जून को ऋतु कौन सी है, पहले तो ये बताइए 21 जून को जो ऋतु होती है वो कौन सी होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। 21 जून की अगर हम बात करते हैं तो 21 जून को कौन सी होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में हमने देखा है कि दिन क्या होते हैं बड़े होते हैं, सबसे बड़ा दिन बड़े, रातें छोटी, ठीक है। और 22 दिसंबर में यानी शीत ऋतु है, सर्दी का मौसम है, तो इसमें क्या रातें बड़ी दिन छोटे, ठीक है। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट है, इसको और आप एक बार और समझाता हूं मैं, एक बार और देखिए, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो
सूर्य जो है वो लगातार एक ही दिशा में नहीं रहता, कंटिन्यू चलता रहता है। पृथ्वी जो रोटेशन करती रहती है उससे क्या सूर्य आगे पीछे होता रहता है। पृथ्वी अलग अलग दिशा में करती है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। जिस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, न छोटा होता है न बड़ा होता है, ठीक है। जब सूर्य क्या है उत्तरी दिशा में जाता है, उत्तरी गोलार्ध में जाता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, वर्तमान में सूर्य अपने उत्तरी गोलार्ध में है। 21 जून अभी गया है, तो उस दिन का सबसे बड़ा दिन था और रातें क्या थी? सबसे छोटी थी। विशेष था 21 जून में से, वैसे मेरे को ध्यान में रहता, लेकिन 21 जून को मेरा जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में मैं इसे याद रखता हूँ कि मेरे जन्म के दिन सबसे बड़ा दिन था, ठीक है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं 22 दिसंबर को रातें बड़ी होती है, रात सबसे बड़ी रात कौन सी होती है? 22 दिसंबर की होती है। और सबसे छोटा दिन भी कौन सा होता है? वो देखने को मिलता है, ठीक है। जब सूर्य उत्तरी ध्रुव में होता है तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जब दक्षिण ध्रुव में चला जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाएगा तो अपने क्या सर्दी पड़ती है, यानी अपने क्या है ज़्यादा धूप छाँव नहीं होती। अब वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया है यानी दक्षिण ध्रुव है, वहाँ पर क्या गर्मी चल रही है, वहाँ पर क्या सर्दी चल रही है वर्तमान में। जैसे ही अपने सर्दी आएगी वहाँ पर क्या गर्मी आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार सूर्य जो है वो यहाँ से लगातार अपना प्रकाश डाल रहा है, ठीक है। ये घूमता है, ठीक है, ये घूमती है पृथ्वी, ठीक है। तो इनका क्या है, जब अब यहाँ सीधा डायरेक्ट प्रकाश डाल रहा है, ठीक है। तो ये क्या थोड़ी दिनों बाद यहाँ डालेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं डाल रहा है, यहाँ पर क्या दक्षिण ध्रुव आ गया, यानी यहाँ ठंडा मौसम है बिल्कुल, ठीक है। तो इस प्रकार जो क्या है पृथ्वी की जो है वो अक्षांश और देशांतर है, उन्हीं के अनुरूप क्या है इन रेखाओं को करक और मकर रेखाओं का जो निर्धारण वो किया गया है। इसके बाद ग्लोब पढ़ेंगे, ग्लोब पर अक्षांश देशांतर है, बहुत ही शानदार, वो भी क्या बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। ये आशा करता हूँ ये आपको सब कुछ समझ में आएगा कि किस प्रकार पृथ्वी की आकृति थी, किस प्रकार की उसकी संरचना थी, ठीक है। कौन कौन सी उसकी पट्टियाँ थी और कौन कौन सी उसकी आकृतियाँ थी, किसने इसको क्या कहा था, ठीक है। और कौन सा दिन बड़ा होता है, कौन सा दिन छोटा होता है, सूर्य किस दिन उत्तरी ध्रुव में होता है, कुछ दिन दक्षिणी ध्रुव में होता है, ठीक है। तो ये हमने आज इसका बड़ा डिस्कस किया है। कल हम बात करेंगे ग्लोब, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखा है, मार्टिन वेहम ने क्या कहा था, किसने सर्वप्रथम जो ग्लोब के बारे में विस्तारपूर्ण चर्चा की थी, कौन को अक्षांश देशांतर रेखाएं कहा जाता है, उनका जलवायु परिवर्तन किस प्रकार जो है वो कल की क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। ओके दोस्तों।